हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन इज़ गोइंग गुड एंड दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूटी लेक्चर। हम लोग मार्च के करंट अफेयर्स कर रहे हैं एंड इन द लास्ट लेक्चर वी फिनिश्ड फ्यू ऑफ द करंट अफेयर्स और आज हम जो बाकी के टॉपिक्स रह गए उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट current affair or topic for today is NECBDC. So what is it? It stands for Northeast Cane and Bamboo Development Council. पहले तो आप ये याद रखिए कि ये जो NECBDC है इसका जो it was initially known as Cane and Bamboo डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका पुराना नाम था केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल और फिर बाद में बदल के ये नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल बन गया। नाउ दिस वाज रिसेंटली न्यूज़। व्हाई वाज इट इन न्यूज़? बिकॉज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ ऑल सेट कि वो 3 बैम्बू क्लस्टर्स जो हैं, बैम्बू क्लस्टर्स जो है थ्रू टेक्निकल थ्रू टेक्निकल नॉलेज और बाय कोलैबोरेटिंग विद द नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल वो यहाँ पे 3 बैम्बू क्लस्टर्स खोलने वाले हैं। और ईच ऑफ द बैम्बू क्लस्टर्स जो होंगे दे आर गोइंग टू बी डिवोटेड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ इधर लिखा है अगरबत्ती, बास्केट्स एंड चारकोल रिस्पेक्टिवली। सो जितने भी ये 3 क्लस्टर्स बनेंगे तो आपको पूछ सकते हैं पेपर में, एक तो कितने क्लस्टर्स बन रहे हैं क्योंकि JNK से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 3 क्लस्टर्स बन रहे हैं और वो किस चीज़ को डिवोटेड है प्रोडक्शन के, तो याद रखिएगा अगरबत्ती, बास्केट्स एंड चारकोल। अगरबत्ती इंसेंस स्टिक्स जिसको जलाते हैं तो खुशबू आती है, तो दैट इज अगरबत्ती। And like I told you, it was formerly or it was initially known as Cane and Bamboo Development Council, and now it is known as Northeast Cane and Bamboo Development Council. Now cane and bamboo जो आपका ये दिस थिंग विच हैज़ कम अप इन जम्मू एंड कश्मीर, इसका मेन एम ये है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी इट हैज़ ह्यूज बैम्बू रिजर्व। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ बैम्बू रिजर्व्स और अगर हम इन बैम्बू रिजर्व्स को यूज़ करेंगे इट इज़ गोइंग टू बूस्ट द इकोनॉमी इन फ्यूचर। सो इट इज़ गोइंग टू बूस्ट द इकोनॉमी इन फ्यूचर। तो इन रिजर्व्स को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यंग स्टार्टअप्स आ सकते हैं तो लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिल सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में जो है एक न्यू गेट्स खुलेंगे फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स टू कम अप। और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो चीज़ होने वाली है दैट इज इट इज़ गोइंग टू बूस्ट इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब स्टार्टअप्स खुलेंगे तो लोग स्टार्टअप खोलेंगे, साथ में और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ जुड़ेंगे जो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो सिर्फ एक इंसान के लिए ये स्टार्टअप होगा लेकिन उस स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट एम्प्लॉयड। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सो आपको ये याद रखना है कितने क्लस्टर्स हैं, लाइक आई टोल्ड यू। सो देर आर 3 क्लस्टर्स और किन चीज़ को डेडिकेटेड है, वो अगरबत्ती, आपका चारकोल एंड ऑफ कोर्स योर बास्केट्स। ठीक है, नाउ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये भी आप याद रखिएगा, वो 100 वेन्यूज़ को आइडेंटिफाई करने वाला है ताकि जो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज़ है इसका जो जो यहाँ पे बैम्बू सेटअप होने हैं उनका फर्स्ट फेज को जो है इनिशिएट कर सके। नेक्स्ट अप वी हैव इज द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इसकी कौन से मिनिस्ट्री ने रिलीज की है। सो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये इसने रिसेंटली रिलीज की है 2020 के फाइनल रैंकिंग्स फॉर द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। नाउ व्हाट इज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स? बेसिकली ये एक असेसमेंट टूल है, मतलब ये असेसमेंट करता है, ये देखता है कौन ऊपर है कौन नीचे है। क्या इवैल्यूएट करता है? ये इवैल्यूएट करता है आपका नंबर 1 क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि लोग कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, और साथ में द इम्पैक्ट of various initiatives which are taken for urban development. So जो भी urban development के लिए जो initiatives लिए जा रहे हैं उनका impact पड़ क्या रहा है, जो वो चाहते हैं कि वैसा impact बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ भी रहा है। So ये assessment करने के लिए जो Ministry of Housing और Urban Affairs है उसने recently अपनी final ranking जो है release की है for the year 2020। ठीक है, now अब याद रखिएगा हाँ, अब ये जो 2020 की रैंकिंग है ना, जो ये ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स की रैंकिंग है, ये 2 तरीके से आती है। कैसे आती है? एक होते हैं आपके मिलियन प्लस कैटेगरी, मतलब इसमें वो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स और सिटीज़ आती हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन के ऊपर है।
और दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज़ लेस देन 1 मिलियन कैटेगरी, मतलब जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा 1 मिलियन प्लस कैटेगरी में फर्स्ट आ रहा है और कौन सा लेस देन 1 मिलियन कैटेगरी में फर्स्ट आ रहा है। सो अगर हम मिलियन प्लस कैटेगरी की बात करें तो बेंगलुरु जो है इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी द टॉप परफॉर्मर फॉर दिस। इसी के साथ पुणे एंड अहमदाबाद, so 1, 2 and 3, Bengaluru, Pune and Ahmedabad are the top 3 rankers for the million plus category। इसी के ही साथ इसी million plus category में याद रखिएगा श्रीनगर is one of the worst performers। ठीक है, so श्रीनगर is one of the worst performers for the million plus category, so that means कि we need to do a lot of things to make it better। okay, अब लेस देन मिलियन कैटेगरी की बात करें तो याद रखिएगा इसमें नंबर 1 स्पॉट पे है शिमला एंड इट इज़ फॉलोड बाय भुवनेश्वर सो एंड सिलवासा। सो शिमला, भुवनेश्वर एंड सिलवासा आर द 3 टॉप परफॉर्मर्स फॉर व्हाट, फॉर द लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, एंड लाइक आई टोल्ड यू किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नाउ ये जो नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज़ ONORCS, ONORC, ये रिसेंटली इट हैज़ बीन लॉट इन न्यूज़, मतलब रिसेंटली तो अब कह नहीं सकते बिकॉज मतलब रिसेंटली नहीं, बहुत टाइम से और काफ़ी न्यूज़ में रहा है। क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडमिक ऑफ कोर्स। नाउ दिस वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब क्या होता है, इसको बिल्कुल मैं आपको सरल शब्दों में समझाती हूँ। जैसे कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपका यहाँ पे राशन कार्ड होता है। आप यहाँ के जो जो आपके वो होते हैं जहाँ से आप अपना सब्सिडाइज राशन लेते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं जिनको शायद डिपो कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में। जैसे कि आप दिल्ली के हैं और आपके पास अपना राशन कार्ड है और यहाँ पे आप जाके एक फेयर प्राइस शॉप पे जाके आप वहाँ से अपना राशन कम दामों में लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। अब समझ लिए आप दिल्ली में नहीं है, आप काम के सिलसिले में अब आप मान लीजिए उत्तराखंड में रहते हैं। तो अब तो पहले आपको वहाँ के डिपो या वहाँ के फेयर प्राइस शॉप से अपना राशन कार्ड दिल्ली का दिखा के वहाँ से आप सामान नहीं ले सकते थे। बट अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड एक ही आपका राशन कार्ड होगा जो कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड इसकी भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें आपको अपना आधार आपका लिंक्ड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स हैं, बट इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट जिसमें एक ही राशन कार्ड से आप राशन कार्ड से किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होंगे तो वहाँ से उसका एक्सेस पा सकते हो। वाई वॉज इट इन न्यूज़? इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। वाई? बिकॉज रिसेंटली उत्तराखंड एक और लेटेस्ट स्टेट बनी है जिसने इस चीज़ को ऑपरेशनलाइज करना शुरू कर दिया है। नाउ देर कोई 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट आपको याद रखना है कि उत्तराखंड इज़ द लेटेस्ट टू कंप्लीट द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द रिफॉर्म, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें लाइक आई टोल्ड यू कि इसमें आपको आधार आपको लिंक्ड होना चाहिए और ये सब। ठीक है, नाउ अबाउट द स्कीम लाइक आई टोल्ड यू कैसा था ये, वन नेशन वन राशन कार्ड इज़ टू इंश्योर दैट ऑल बेनिफिशरीज जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स क्यों? क्योंकि काम के सिलसिले में दिल्ली की जगह उत्तराखंड चले गए थे, राइट? सो दे हैव एक्सेस टू ऑल द आपका फेयर प्राइस शॉप से। ठीक है, और कहीं पर भी जहाँ से भी चाहे वंस ओन चॉइस से वहाँ से जाके वो उसको जो है फ़ायदा ले सकते हैं। बेनिफिट इसका क्या है और इसका सिग्निफिकेंस और इसका मेन मोटिव क्या है इस स्कीम को लॉन्च करने का? इट इज़ जस्ट कि कोई भी ऐसा पुअर आदमी ना हो जिसको सब्सिडाइज फूड ग्रेन से वो डिप्राइव रहे। सो ऐसा कोई भी बंदा ना हो जिसके पास जिसको बिकॉज़ कि वो कहीं और माइग्रेंट है और कहीं और काम कर रहा है तो उसको वहाँ पे सब्सिडाइज कम दामों में फूड ग्रेन ना मिले। ठीक है, इट ऑल्सो एम्स टू प्रमोट चांस ऑफ एवरीवन होल्डिंग मोर देन वन राशन कार्ड टू अवेल बेनिफिट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। सो इसमें क्या होगा, इट विल रिमूव, जैसे कि लोग एक अलग अलग राशन कार्ड से फ़ायदा लेते थे, सो अब एक ही राशन कार्ड होगा और आपको उस एक ही राशन कार्ड से फ़ायदा उठाना है। ठीक है, सो दिस विल प्रोवाइड फ्रीडम। तो इससे क्या होगा, इससे फ्रीडम मिलेगा बेनिफिशरीज को जिनको बेनिफिट मिलने वाला है, ताकि वो किसी एक पीडीए शॉप से टाइड अप नहीं रहे और अपनी डिपेंडेंसी किसी एक से हटाकर कहीं से भी जो है अपना इसका जो फ़ायदा है उसको ले सकें। ठीक है, और याद रखिएगा इन जो भी बेनिफिशरीज होते हैं उन सबको किस एक्ट के अंदर इसका बेनिफिट दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट।
2013। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव इज द न्यू डेवलपमेंट बैंक। नाउ क्यों ये न्यूज़ में था, पहले वो देखेंगे कि रिसेंटली जो हमारे फाइनेंस और कॉर्पोरेट मिनिस्टर हैं, दैट इज निर्मला सीतारमन, उन्होंने अर्ज किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक को टू कंसिडर वर्किंग क्लोजली विद इंडियाज न्यू डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्लोजली लुक आफ्टर करें और उसको प्रमोट करें। नाउ एनबीडी जो है उसने हाल ही में जो है आपके 18 प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया में उसको अप्रूव किए, जिसमें इमरजेंसी लोन लोन जो है वो $2 बिलियन का मिला है, ताकि यहाँ पे हेल्थ स्पेंडिंग देखो, आफ्टर द कोविड पैंडमिक हेल्थ सेक्टर हैज़ कम अ लॉट इन लाइमलाइट एंड उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दिया गया है। तो इसमें जो इमरजेंसी लोन है $2 बिलियन का, वो आपके हेल्थ स्पेंडिंग में आएगा और इमरजेंसी रिकवरी में आएगा। इमरजेंसी कौन सी, जो भी पैंडमिक से यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। ओके। अगर एनडीबी की बात करें, सो व्हाट इज एनडीबी? एनडीबी इज बेसिकली अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। मल्टीलैटरल इसीलिए क्योंकि इसमें ब्रिक्स स्टेट्स जो है वो काम करती है। स्टेट्स का मतलब होता है कंट्रीज। सो ब्रिक्स इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है। नाउ ये कब बना था? ये बेसिकली याद रखिएगा, ये इस्टेब्लिश हुआ था एक पहले तो एग्रीड, देखो दो फर्क होते हैं। एग्रीड कब हुई थी बात कि हम ऐसा कोई फंड बनाने वाले हैं? ये ब्रिक्स की 5th ब्रिक्स समिट में हुई थी, डर्बन, दैट इज साउथ अफ्रीका, 2013 में एग्री किया गया था कि इस तरीके का बैंक बनना चाहिए। और फाइनली 2014 में जब 6th समिट हुई थी ब्रिक्स की, दैट इज एट ब्राज़ील, फोर्टालिज़ा, वहाँ पे फाइनली ये जो आपका बैंक है वो बनाया गया। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? तो याद रखिएगा, द हेडक्वार्टर्स आर एट शंघाई। वेयर इज इट? इट इज़ एट चाइना। पिछले वाली लेक्चर में हम लोगों ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बारे में बात किया था, तो इसमें हम एनडीबी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है। सो 2018 में जो नेशनल जो आपका एनडीबी है, उसको क्या मिला था? एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको आपका एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी जो है वो दिया गया था। ठीक है। अब एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि रिसेंटली 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ऐड हुई हैं एज न्यू मेंबर कंट्रीज़। न्यू मेंबर कंट्रीज़ किसके? इस बैंक के लिए न्यू मेंबर कंट्रीज़ बनी हैं। कौन है वो 3 न्यू मेंबर कंट्रीज़? तो याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक है आपका यूएई, एक है आपका पैराग्वे और एक है आपका बांग्लादेश। ठीक है। सो याद रखिएगा, यूएई, पैराग्वे एंड बांग्लादेश आर द 3 न्यू मेंबर कंट्रीज फॉर द बैंक। ठीक है। अभी हाल ही में नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज एल साल्वाडोर। ओके, सो जो ये आपका एल साल्वाडोर है, अभी ये जो एल साल्वाडोर है, इट इज़ फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, एशियन नहीं, अमेरिकन। सो एल साल्वाडोर इज़ बेसिकली एन अमेरिकन कंट्री और सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। ये एक पहली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है। पॉइंट्स है टू रिमेंबर आर, पहली बात तो इसको डिक्लेयर करता कौन है? तो याद रखिएगा, इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। दी ओनली अदर कंट्रीज जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजन्स जो अमेरिका में पड़ते हैं, जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में एलिमिनेट किया है मलेरिया, अब तो एल साल्वाडोर भी आ गया, उसके अलावा आर नंबर 1 पैराग्वे, जिसने 2018 में इट वाज गिवन द सर्टिफिकेशन एज मलेरिया फ्री, और 2019 में याद रखिएगा इट वाज अर्जेंटीना। ठीक है। सो ये दोनों क्या है? ये अमेरिकन कंट्रीज है। और सेंट्रल अमेरिकन कंट्री की बात करें तो एल साल्वाडोर पहली कंट्री बनती है सेंट्रल अमेरिकन की। ठीक है। अब मलेरिया की बात किया जाए तो मलेरिया है क्या? बेसिकली जो मलेरिया होता है ना, वो एक पैरासाइट होता है, वो फीड करता है एक मॉस्किटो के ऊपर, और फाइनली जब वो मॉस्किटो ह्यूमन के ऊपर फीड करता है तो ह्यूमन को क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। नाउ पैरासाइट जो मलेरिया है उसका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। सो याद रखिएगा, जो ये आपका मलेरिया है, ये जो आपका ये आपका सॉरी, जो आपका मॉस्किटो है, पहली बात तो ये एक फीमेल मॉस्किटो होता है। क्या होता है? ये आपका एक फीमेल मॉस्किटो होता है।
और साथ ही में व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉस्किटोज, इट इज एनोफिलीज मॉस्किटो। सो याद रखिएगा, एनोफिलीज मॉस्किटो एक ऐसा मॉस्किटो है विच इज़ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको मलेरिया होता है। और बेसिकली एक पैरासाइट होता है जो इन्फेक्ट करता है आपके फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को, और फिर जब ये मॉस्किटो फर्दर ह्यूमन बीइंग के ऊपर इफेक्ट को काटता है, तब जाके आपको मलेरिया होता है। सो एल साल्वाडोर की बात कर ली। इसी के साथ आप याद रखिएगा, रिसेंटली चाइना को भी फ्री मलेरिया सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि रिसेंटली चाइना को भी मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट मिला है। इसी के ही साथ फ्यू इनिशिएटिव्स बाय WHO। अगर आपको E2025 पेपर में पूछा जाए और पूछे कि ये जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा ये भी मलेरिया के साथ ही रिलेटेड है। मलेरिया के साथ कैसे रिलेटेड है, ये ऐसे रिलेटेड है क्योंकि जो WHO है उसने आइडेंटिफाई किए हैं 25, कितने, 25। सो उसने आइडेंटिफाई किए हैं 25 ऐसी कंट्रीज जिनमें पोटेंशियल है कि वो 2025 तक मलेरिया फ्री बन सकती है। तो ये जो E2025 है, 2025 बताता है वो ईयर जब इसको मलेरिया फ्री होना है। और कितनी कंट्रीज हैं जी, आपकी 5 ऐसी पोटेंशियल कंट्रीज हैं जो पोटेंशियल रखते हैं कि वो 2025 में मलेरिया फ्री हो जाएंगी। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, जैसे आपको मैंने बताया था, सो रिसेंट ईयर्स में कौन सा है, पाराग्वे 2018 और अर्जेंटीना 2019। और ये याद रखिएगा, ये पूरी कंट्री की, पूरा वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम अमेरिकाज की बात कर रहे हैं क्योंकि एल साल्वाडोर सेंट्रल अमेरिकन है। इसी के साथ रिसेंटली कौन सी कंट्री को मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट मिला है, दैट इज चाइना। ठीक है, और ये कौन सी कौन बताता है कि ये हुआ है मलेरिया फ्री की नहीं हुआ है, सो इट इज WHO। आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये अभी हमने बात किया, एक पैरासाइट होता है और फिर वो क्या करता है, डिपॉजिट करता है अपने आप को फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो पे, और फिर ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन जो है उसके स्किन के ऊपर काटती है, और फिर ऑफ कोर्स इट बिकम्स इट्स होस्ट। ऑल राइट, सो नेक्स्ट अप वी हैव इस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। क्या है आपका, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ओके, सबसे पहले तो ये है क्या, तो याद रखिएगा ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है ना, ये बेसिकली एक फंड है। क्या है, ये एक फंड है। अब स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, तो आप समझ गए होंगे कि किसके साथ रिलेटेड है, हेल्थ के साथ रिलेटेड है। बट हियर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड सी इज दैट इट इज अ non-lapsable reserve fund. So what is it, it is a non-lapsable reserve fund. Now इस non-lapsable reserve fund का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने बोला है 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ डाल दिए जी उसने इस फंड में, कौन से वाले, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा फंड में डाल दिए। अब जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये 100 करोड़ रुपए डाले थे ना, पूरा जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो मान लीजिए उस 100 करोड़ में से आपने 90 करोड़ खर्च लिया है और 10 करोड़ बचा है। सो ऐसे क्या होता है, ये 10 करोड़ जो होता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जब वो फंड नॉन लैप्सेबल हो तो वो 10 करोड़ जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं, और आप उसको नेक्स्ट फिजिकल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में यूज नहीं कर सकते। उसको हम बोलते हैं नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड। तो याद रखिएगा, ये जो आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है, इट इज बेसिकली नॉन लैप्सेबल रिजर्व fund. So what is it, it is to share health for the proceeds for health and education, cess। ठीक है, सेस क्या होता है, सेस इज बेसिकली अ टेम्पररी टैक्स जो आप पर लगता, जो आपको आप ले देते हैं टू टू फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ सर्टन थिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप पेट्रोल पंप पे, आप पेट्रोल के ऊपर कोई पेट्रोल पंप पे आप कोई सेस भर रहे हैं, तो वो सेस हो सकता है कि उस तरफ की रोड डेवलपमेंट के लिए हो। तो जब तक वो रोड डेवलपमेंट का काम नहीं खत्म होगा तब तक आप वो एक टेम्पररी टाइम के लिए वो सेस देते हैं। फिर जब ये एजेंडा पूरा हो जाएगा जिसके लिए टैक्स लिया जा रहा था, फिर ये सेस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ
दिस रिजर्व इज इन द फंड, जो ये पैसा होगा इन द फंड, इट इज़ गोइंग टू बी यूज फॉर द फ्लैगशिप स्कीम्स। फ्लैगशिप स्कीम्स कौन सी होती है? फ्लैगशिप स्कीम्स वो होती है विच आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ना स्कीम्स, उनको हम बोलते हैं फ्लैगशिप स्कीम्स, ठीक है। और वो किस कौन सी किन के अंडर आएंगी वो स्कीम्स? तो याद रखिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन 2017, या फिर हो सकता है आपका आयुष्मान भारत, जो सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। इसके साथ डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, रिस्पॉन्स कैसे करना है अगर कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आ, कोविड के चलते इतनी हेल्थ इमरजेंसी आ गई, हेल्थ का एक्चुअली मतलब समझ आया है, हेल्थ इज़ वेल्थ का एक्चुअल मतलब समझ आया है। सो इन ऑल दीज केसेस हाउ यू हैव टू मिटिगेट, उसको भी ये लुक आफ्टर करता है। नाउ अब ये फंड है हेल्थ के ऊपर है, तो याद रखिएगा ये जो फंड है इट इज़ गोइंग टू बी एडमिनिस्टर्ड, सो इट इज़ गोइंग टू बी एडमिनिस्टर्ड एंड मेंटेन्ड। सो दोनों के दोनों, एडमिनिस्टर और मेंटेन करेगा कौन? तो याद रखिएगा ये दोनों काम करने वाली है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोनों की, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो है इट इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर, इट इज़ गोइंग टू एडमिनिस्टर एज वेल एज इट इज़ गोइंग टू मेंटेन दिस नॉन लैप्सेबल फंड, ठीक है। इसी के साथ इट सीक्स टू अचीव ऑल द प्रोग्रेसेस, जो भी हमारे सस्टेनेबल हेल्थ गोल्स की जो टारगेट्स हैं उनको भी ये फुलफिल करने में हमको हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ ये फंड इसीलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज दिस इज गोइंग टू इंश्योर कि जो इन्हांस्ड एक्सेस है यूनिवर्सल और अफोर्डेबल हेल्थ का। देखो हेल्थ, जितनी भी बीमारी, चाहे बड़ी बीमारी हो चाहे छोटी बीमारी हो, अगर पैसा हो तो सब ठीक हो जाता है, ठीक है। सो याद रखिएगा कि सब, इन सब लोगों को यूनिवर्सल जो हेल्थ केयर है वो सबको मिलना चाहिए और सबको अफोर्डेबल प्राइजेस, अफोर्डेबल होना चाहिए सबके लिए, और साथ ही साथ अवेलेबल होना चाहिए। सो अफोर्डेबिलिटी एज वेल एज अवेलेबिलिटी, इन दोनों ही चीज़ों को ये फंड जो है वो लुक आफ्टर करने वाला है। नाउ हम इस फंड की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो याद रखिएगा एक और नाम जो जुड़ा है दैट इज नैट हेल्थ, ठीक है। सो नैट हेल्थ क्या है? नैट हेल्थ बेसिकली एक समिट है, सेवेंथ उसका एनुअल समिट हुआ है, और पैंडमिक है तो कैसे हुआ है? तो याद रखिएगा वर्चुअल मोड पे हुआ है, ठीक है। और ये जो समिट है इट्स मेन टारगेट, और या जो मेन फोकस था उसका क्या था? नैट हेल्थ, तो हेल्थ है। सो इसमें इंडियन हेल्थ सिस्टम की एक्सपेंशन के बारे में बात किया गया था पोस्ट कोविड एरा, कि अब कोविड ख़त्म हो रहा है, केसेस भी बहुत रिड्यूस हो चुके हैं, पूरा ख़त्म नहीं हुए, बट ऑफ कोर्स हम एक ऐसी स्टेज पे आ गए जब कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हमको होते हुए दिख रहे हैं। बट इसके साथ साथ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी भी हमको मास्क पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइज करना ज़रूरी है, और जितना हो सके उतना डिस्टेंस भी जो है मेंटेन रखना ज़रूरी है। और ये जो स्कीम, ये जो आपका नैट हेल्थ है, उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या है? इट इज़ हेल्थ फॉर ऑल, कि हेल्थ जो है वो सबकी है, तो सबको अफोर्डेबल अफोर्डेबल भी होना चाहिए और सबके लिए अवेलेबल भी होना चाहिए। नाउ हम नेशनल हेल्थ मिशन की बात कर रहे थे, तो जो आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ये कब आया है आपका? ये 2017 में ये आया है। और अगर आपने यूनियन बजट जो इस साल का था 2021-22 का, तो याद रखिएगा उसमें हेल्थ सेक्टर में 137% का इंक्रीज हुआ है। मतलब अगर पिछली बारी 100 रुपए थे तो इस बारी 100%, दैट इज 200 एंड 37 जो है इस बारी खर्चा जाएगा। तो कितना इंक्रीमेंट है? 137% का इंक्रीमेंट या इंक्रीज हुआ है बजट में फॉर हेल्थ, ठीक है। और कब हुआ था ये अनाउंस? ऑफ कोर्स ये अनाउंस हुआ था हमारे बजट 2021-22 में, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द लास्ट class for our March current affair. In the next class I am going to start your April current affairs. So thank you guys and have a nice day. Stay home, stay safe, and keep preparing. All the best.